हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो पार्ट है उस स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का जो मैंने अप्रैल के एंड में लॉन्च किया था। हालांकि कोर्स की क्लासेस खत्म हो चुकी हैं और सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं, लेकिन हर महीने एक मंथली क्यूएनए में जो करता हूं सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ में, वो हर महीने अभी भी लाइव होता है और वो होता रहेगा अप्रैल 2025 तक। कोर्स का कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए कोर्स का कंटेंट क्या है, क्या क्या चीज़ों के रिकॉर्डेड क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है। और जो मोटी रंगम चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए एक प्रोमो कोड भी अवेलेबल है फॉर द जुलाई मंथ। पूरा देखो, चार्ट रीडिंग जो है ना, एक स्टोरी टेलिंग जैसे है। इसके पीछे 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 की स्टोरी को समझने के लिए मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ। आप मुझे बताना आप लोग इस चीज से वाकिफ हैं। अगर नहीं वाकिफ हैं तो मैं आपको बता दूं, इसको वाइकॉफ थ्योरी भी बोलते हैं। बहुत पॉपुलर वाइकॉफ थ्योरी है, बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है उसके ऊपर। कोई भी स्टॉक जो होता है वो एक इन 4 फेजेस से गुजरता है, जो मोटा-मोटा 4 फेजेस होते हैं, जिसमें एक एक्यूमुलेशन ज़ोन होता है, एक एक्यूमुलेशन फेज होता है, एक मार्कअप फेज होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है और एक उसका मार्क डाउन फेज होता है। हमेशा स्टॉक इसी तरह से मूव करते हैं। तो जो एक्यूमुलेशन एरिया होता है, एक्यूमुलेशन एरिया कब आता है? जब स्टॉक एक ऊंचाई के बाद नीचे गिर जाता है। देखिए, जो भी एक्यूमुलेशन करता है, ये जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं, जब ये एक्यूमुलेशन करते हैं किसी भी शेयर का, तो ये हमेशा उसको फेयर वैल्यू पे या फेयर वैल्यू से नीचे एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि उनका फायदा तो तभी है कि जब वो सस्ते में स्टॉक को उठाएं। और यही वो लोग हैं जो कि स्टॉक को मूव करवाते हैं। आपके और मेरे जैसे लोगों से स्टॉक मूव नहीं होता है। अगर आपने मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो देखा होगा जिसमें कि मैंने प्रोफाइल ट्रेडिंग, मार्केट प्रोफाइल एंड वॉल्यूम प्रोफाइल ट्रेडिंग के बारे में समझाया है, उसकी पूरी सीरीज में उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप देखोगे तो मैंने उसमें समझाया है कि बिग प्लेयर्स कैसे अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं जहाँ पे कि बिग मनी के बारे में बताया है। तो बिग प्लेयर्स जो होते हैं, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं या बड़े ब्रोकर्स हैं, वो लोग जब ट्रेड करते हैं तो हमेशा फेयर वैल्यू के नीचे या फेयर वैल्यू पे ही एक स्टॉक को बाय करते हैं। जब भी प्राइस फेयर वैल्यू के ऊपर जाने लगती है, वो उसको फिर से नीचे ले आते हैं, ताकि जब तक उनका इन्वेंट्री फुल ना हो, जितना स्टॉक उनको बाय करना उतना बाय ना कर ले, वो उस पूरे उस स्टॉक के प्राइस को एक रेंज में ही रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक प्राइस डिसाइड किया हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है और उसको से माइक्रोसॉफ्ट का शेयर बाय करना है, तो वो खुद माइक्रोसॉफ्ट का शेयर बड़ी क्वांटिटी में अगर उसे बाय करना है तो मार्केट से बाय नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो बड़ी क्वांटिटी में शेयर को बाय करने लगेगा तो क्या होगा, उसमें डिमांड बढ़ती चली जाएगी। वो जैसे ही उसको बाय करना स्टार्ट करेगा, शेयर प्राइस ऊपर जाने लग जाएगी और वो हमेशा ही फेयर वैल्यू के ऊपर बाय कर पाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, जब बड़ी क्वांटिटी में शेयर बाय करने होते हैं तो ये किसी बड़े एफआईआईज के पास जाते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि प्राइस को मैनिपुलेट कर पाएं। तो वो क्या करते हैं, वो जाएगा, अब जो बड़ा इन्वेस्टर है से मॉर्गन स्टैनली के पास गया, वो मॉर्गन स्टैनली को बोलेगा कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट का शेयर $100 पे बाय करना है, जो भी उसकी प्राइस चल रही है। वो जैसे वो एक प्राइस बताएगा कि मुझे इस प्राइस पे बाय करना है। अब मॉर्गन स्टैनली क्या करेगा, उसको एक रेंज देगा कि हम उसको आपको 98 से 102 के बीच में बाय करवा देंगे। तो ये डील हुई जिसमें मॉर्गन स्टैनली अपना कट रखेगा। अब मॉर्गन स्टैनली के पास ये कैपेबिलिटी है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा फंड है, सारे रिसोर्सेज हैं, वो मीडिया को मैनेज कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर को, अगर वो से 110 115 पे चल रहा है, तो धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट के शेयर को पहले नीचे लाएंगे। वो नीचे लाने का क्या तरीका होता है, दे कैन यूज डिफरेंट चैनल्स। जो सबसे बड़ा चैनल है वो है मीडिया का, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है आजकल, जहाँ पे कि क्या होता है, एक कोई ऐसी न्यूज आती है कि माइक्रोसॉफ्ट में सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर कोई भी न्यूज आइटम को बना के दे प्ले दैट न्यूज। और अगर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चैनल्स पे ये बड़े बड़े एफआईज के जो स्पॉक्स हैं, वो जाके चैनल पे बात करते हैं और वो बोलते हैं, जब कोई यूजर क्वेश्चन पूछता है, सर माइक्रोसॉफ्ट कैसा लग रहा है, तो बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट में अभी तो हमें ठीक नहीं लग रहा, माइक्रोसॉफ्ट का ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है। वो एक
एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि प्राइस उसका नीचे आए और जो लोग पहले से माइक्रोसॉफ्ट के शेयर को होल्ड किए हुए हैं, वो उसको बेचना शुरू कर दें, क्योंकि वो कुछ इस तरह की बातें कहेंगे, अभी 3 से 6 महीने में तो हमें नहीं लग रहा कि माइक्रोसॉफ्ट में कोई न्यूज़ आने वाली या कुछ बुलिश मोमेंटम आने वाला है। द होल आइडिया इज कि उसको उस रेंज में लाना जहां उनका क्लाइंट उसे बाय करना चाहता है। तो होता क्या है, जब ये फेज स्टार्ट होता है, एक्यूमुलेशन फेज, तो यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस यहीं पे रुकी रहती है बहुत टाइम तक। उसके बाद जब उनका एक्यूमुलेशन पूरा हो जाता है, जब जहाँ जितना स्टॉक उनको बाय करना था उतना बाय हो गया, अब उनका क्लाइंट बोलता है कि मैंने जो आपने मुझे 98 से 102 के बीच में बाय करके दिया है, मुझे इसे 120 पे बेचना है। तो फिर मॉर्गन स्टैनली अब प्राइस को ऊपर चलाना शुरू करता है। वही से स्पॉक्स जो पहले न्यूज़ न्यूज़ चैनल पे आके एक नेगेटिव स्टोरी बता रहे थे, अब वो उसके लिए एक पॉजिटिव स्टोरी बताते हैं कि एक अच्छा टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है माइक्रोसॉफ्ट में। रिसेंटली उन्होंने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक डील यहाँ हुई है, वहाँ हुई है, और इस तरह से प्राइस को धीरे-धीरे अब वो मूव करवाना शुरू करते हैं। इसको मार्कअप फेज बोलते हैं। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जब उनको निकल जाना है। अगेन अगर मैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हूँ जिसके पास बहुत बड़ी क्वांटिटी एक शेयर की, अगर मैं उसे बेचना शुरू करूंगा तो क्या होगा, मैं उसे डिजायर्ड प्राइस पे कभी नहीं बेच पाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं बेचना शुरू करूंगा प्राइस नीचे आने लग जाएगी, प्राइस नीचे गिरने लगेगी, और फिर मैं उसको और सस्ते में बेचना पड़ेगा क्योंकि वो लोअर सर्किट मारने लग जाएगा, यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा। इसलिए इन्वेस्टर अगेन मॉर्गन स्टैनली जैसे किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा और उनको बोलेगा कि मुझे इसको 120 या 118 से 122 की रेंज में बेचना है। तो अगेन यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है जहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट के शेयर को मॉर्गन स्टैनली जैसे प्लेयर्स प्राइस को वहीं पे रखेंगे होल्ड करके, मार्केट में स्टोरीज फैलाते रहेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट बुलिश है, एक छोटा सा अक्यूमुलेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अक्यूमुलेशन की जगह क्या हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। और वो लोग धीरे-धीरे अपना इन्वेंट्री को निकाल रहे होते हैं, और रिटेल ट्रेडर जो कि इस ब्रेकआउट को फॉलो कर रहा होता है, एक फोमो होता है रिटेल ट्रेडर को, जब वो यहाँ पे ले नहीं पाता स्टॉक को, और जब स्टॉक थोड़ी देर रुक जाता है तो रिटेल ट्रेडर सोचता है कि यार अब ले लेता हूँ, पिछली रैली मिस कर गया, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिटेल ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। और फिर वो मॉर्गन स्टैनली ने धीरे धीरे अपने क्लाइंट का सारी इन्वेंट्री निकाल देनी होती है। वो जब निकाल देगा तो उसके बाद लास्ट में वो जब सारी क्वांटिटी निकालेगा तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट का शेयर नीचे गिर जाएगा, और रिटेल ट्रेडर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो उसको गिरने से रोक पाए। ये बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको वाइकॉफ को लॉजिक को समझाने की कोशिश की है, जिसमें कि 4 फेज होते हैं। एक अक्यूमुलेशन फेज होता है, एक मार्कअप फेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है और मार्क डाउन है। इसको थोड़ा सा और टुकड़ों में तोड़ें तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि अक्यूमुलेशन फेज होता है, यहाँ पे फिर री एक्यूमुलेशन होता है। ये री एक्यूमुलेशन मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, बार बार हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको एक बार में क्वांटिटी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है तो वो बार बार खरीदते हैं, थोड़ा चलाते हैं, फिर प्राइस को रोकते हैं, फिर और खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें सेलर चाहिए होते हैं। क्योंकि अगर मैं कोई चीज को मार्केट से उठाना है तो मुझे बेचने वाला भी तो चाहिए। अब जब बहुत इस पूरे अक्यूमुलेशन जोन में जब सारे सेलर्स खत्म हो जाते हैं तो वो फिर थोड़ा ऊपर चलाते हैं ताकि प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे और लोग आए और अपना प्रॉफिट बुक करें और सेल कर दें शेयर को। तो ये री एक्यूमुलेशन जो है कई बार होता है, और फिर फाइनली जब उनका काम हो जाता है तो वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं, और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कई बार होता है क्योंकि एक बार में हो सकता है पूरी क्वांटिटी नहीं निकाल पाए, तो थोड़ा थोड़ा निकालते जाते हैं, प्राइस गिरता है, उसे रोक देते हैं, लोगों को एक होप देते हैं कि अब ये रुकना गिरना बंद हो गया है यहाँ पे, और अब क्या होगा, शायद यहाँ पे एक बेस बना के फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन जो बड़ा प्लेयर है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में था, वो उसे निकाल रहा है, बड़ी बड़ी क्वांटिटी निकाल रहा है छोटे छोटे चंक्स में, और फिर से एक्यूमुलेशन होता है, फिर कोई प्लेयर आता है और फिर से मार्कअप फेज स्टार्ट होता है। ये पूरा वाइकॉफ लॉजिक है, इसको कॉज एंड इफेक्ट भी बोलते हैं। हाँ, धीरे धीरे समझेंगे, अभी आप अपने सवालों को होल्ड करो, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं वाइकॉफ लॉजिक। वाइकॉफ लॉजिक का दूसरा नाम है कॉज एंड इफेक्ट। जब भी कोई शेयर प्राइस में मूवमेंट आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, जो मूवमेंट है वो हो गया इफेक्ट उसका।
कोई ना कोई रीज़न होगा, उसकी वजह से एकदम से शार्प मूवमेंट आते हैं, चाहे वो बुलिश मूवमेंट आए या बेरिश मूवमेंट आए, उसके पीछे क्या होता है, कोई ना कोई कारण होता है। अगर आप इस पूरे पिक्चर को देखोगे, तो ये कॉज़ है, ये एक कारण है जो कि एक एक्यूमुलेशन फेज़ है, जिसका एक इफ़ेक्ट हुआ। एक शार्प मूव आया स्टॉक की प्राइस में, मार्कअप फेज़ स्टार्ट हुआ, इसको हम बोलते हैं कॉज़ एंड इफ़ेक्ट। एक कॉज़ हुआ और उसका एक इफ़ेक्ट आया। उसी तरह जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ होता है, वो एक कॉज़ है किसका? इसका, जो बेयरिश मूवमेंट हुआ उसका एक कॉज़ है। तो इसको इसलिए बोलते हैं कॉज़ एंड इफ़ेक्ट ऑल्सो। इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ लिखी हुई हैं, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएँगे, तो इसके बेसिक्स को समझने के लिए कि क्या होता है, ठीक है? अब हम इसको थोड़ा-सा अब हमारे हिसाब से समझते हैं कि accumulation फेज होता क्या है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, accumulation फेज डिपेंड करता है कि कौन बाय कर रहा है, किस टारगेट के लिए बाय कर रहा है और कितनी डिमांड और सप्लाई अवेलेबल है मार्केट में। तो ये accumulation फेज कई बार महीनों और सालों तक का हो सकता है, ठीक है? अगर जैसे लिवरमोर का एक मैं स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ, the preparation of an important move in the market takes a considerable time. A large operator or investor acting singly cannot often in a single day session buy 25,000 or 1 lakh shares of a stock without putting the price up too much. क्या कहने का मतलब है कि कोई भी एक आदमी प्राइस को एकदम से बहुत सारी क्वांटिटी में खरीदेगा ना, अगर वो अकेला आदमी है, जैसा कि मैंने बताया कि एक इन्वेस्टर जो है, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिसको बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक्स बाय करने हैं, वो प्राइस को बिना ऊपर जाए नहीं बाय कर सकता एक रेंज में। इसलिए वो क्या जाता है, बड़े प्लेयर्स के पास जाता है, लाइक जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, इनके पास जाता है, ताकि वो इन लोगों के पास इतना कैपेसिटी है कि वो उसे एक रेंज में ही बाय कर सकते हैं। तो छोटा एक सिंगल इन्वेस्टर जब बाय करेगा बड़ी क्वांटिटी में, तो प्राइस हमेशा ऊपर चली जाएगी। इसलिए वो बड़े प्लेयर के पास जाता है। इसलिए वो क्या होता है, ये जो फेज़ होता है एक्यूमुलेशन, ये वीक्स, मंथ्स इन व्हिच एक्यूमुलेट हिज लाइन इन वन और मैनी स्टॉक्स, ठीक है? तो वो एक फेज़ जो है ना बहुत लंबा भी हो सकता है। कई बार आप देखोगे मंथ्स और ईयर्स तक जाता है। हम देखेंगे, एग्ज़ाम्पल्स में देखेंगे। तो एक्यूमुलेशन फेज़ होता क्या है? अच्छा, ड्यूरिंग द एक्यूमुलेशन फेज़ क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, जब प्राइस पहले तो नीचे गिरती है, ऑलरेडी स्टॉक ऊपर होता है, वहाँ से नीचे गिरना शुरू होता है। जब स्टॉक प्राइस नीचे गिरना शुरू होती है, क्योंकि उसे नीचे गिराया जाता है, क्योंकि बड़ा प्लेयर नीचे कहीं पे बाय करना चाहता है। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड कई बार रिटेल ट्रेडर्स को या बाकी ट्रेडर्स को लगता है कि शायद अब गिरना बंद हो गया है, एक बेस बन गया है, क्योंकि बीच-बीच में फिर से कई बार प्राइस ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है रिटेल ट्रेडर में या दूसरे ट्रेडर्स में, जो ये समझ नहीं पा रहे कि बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, उन लोगों को बार-बार स्टॉप लॉसेस होते हैं, बहुत सारे व्हिपसॉस आते हैं। जैसे कहते हैं कि जब पेड़ पे फ्रूट्स आ जाते हैं ना बहुत सारे, तो ज़ोर से हिलाते हैं पेड़ को। तो जो पक चुका है, अगर मार्केट के टर्म्स में बोलूँ, तो जो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो ट्रेडर अपना स्टॉक बेच के बाहर निकल जाता है। और जो बड़ा प्लेयर तो यही चाह रहा है, वो चाह रहा है कि जितने भी वीक हैंड्स हैं, जो लोग पक गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, फ्रस्ट्रेशन में, वो बार-बार देख रहे हैं कि एक बार चलना शुरू होता है और फिर फॉलो थ्रू बाइंग नहीं आती, फिर से प्राइस नीचे आ जाती है और ये काम हफ्तों और महीनों तक चलता रहता है। तो इवेंचुअली क्या होता है, वो लोग थक के अपने सारे शेयर बेच देते हैं। किसको बेच देते हैं? जो इकट्ठा कर रहा है, उसको बेच देते हैं। ठीक है? और इकट्ठा करने वाला ही ये सारा गेम कर रहा है, वो प्राइस को ऊपर जाने ही नहीं दे रहा। अब ये थोड़ा-सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे होता है। एक दिन में समझ नहीं आएगा आपको। 1000, 5000 चार्ट्स के ऊपर 1000 घंटों तक आप चार्ट्स को देखोगे, पास्ट के जितने भी ब्रेकआउट्स हुए हैं पास्ट में, जिस भी स्टॉक का आपने नाम कभी सुना है या जिसने हिस्ट्री बनाई है, आप उन स्टॉक्स के चार्ट के पैटर्न्स को देखोगे, कई बार आपकी आँखों के नज़र आगे से निकलेंगे, तो आपको धीरे-धीरे वो चीज़ पकड़ में आएगी। कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जिससे आप शायद उन चीज़ों को थोड़ा-सा जल्दी पकड़ पाओ। लेकिन हर बार देखो, हर दशक में चीज़ें बदलती चली जाती हैं, चार्ट के तरीके बदलते जाते हैं, ब्रेकआउट के तरीके बदलते जाते हैं, इसलिए आपको खुद जब तक उन चीज़ों को पकड़ना नहीं सीखोगे चार्ट पे, तब तक आप इस पे परफेक्शन नहीं ला पाओगे। चलो मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ। एक्यूमुलेशन फेज़ में क्या होता है बेसिकली, जब
मैं जैसा कि मैंने बताया, बड़ा प्लेयर क्या करता है, स्टॉक प्राइस को नीचे गिराना शुरू करता है। प्राइस, क्योंकि उसे नीचे अक्यूमुलेट करना है, उसके हिसाब से फेयर वैल्यू पे नहीं है यहाँ पे स्टॉक, या जो भी उसका क्लाइंट है उसने एक रिक्वायरमेंट रखी कि उसको स्टॉक नीचे बाय करना है, वो प्राइस को नीचे गिराएगा। बैड न्यूज आएगी, बुलिश बेरिश मोमेंटम की खबरें आएंगी, ठीक है। इसके अलावा सोशल मीडिया को यूज किया जाएगा। धीरे धीरे प्राइस जब नीचे आ जाएगी तो एक वो फेज आएगा जहां पे बहुत सारे विपसॉस होंगे। जो आदमी यहाँ पे होल्ड किए हुए बैठा है, जब प्राइस नीचे आ रही थी, यहाँ आने के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, क्योंकि ये कई महीनों तक और हफ्तों तक चलता रहेगा ये फेज। तो उसकी हिम्मत धीरे धीरे जवाब दे जाती है, कहता है टाइम ही वेस्ट हो रहा है, बहुत टाइम से होल्ड किया हुआ है, सोचा था कि बेस बन जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा क्या होता है, जब ये नीचे से यहाँ से ऊपर मूव करना शुरू करता है, फिर रिटेल के लोग घुस जाते हैं और फिर उनको स्टॉप लॉसेस होते हैं। बार 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 ऐसा होता है, उनको लगता है कि शायद अब बहुत सस्ता लिया है नीचे। बहुत रिटेल के लोग तो सिर्फ इसलिए एक स्टॉक खरीद लेते हैं कि उनको लगता है बहुत सस्ता है। जो 52 वीक्स हाई से 70% गिर गया तो उनको लग रहा है बहुत सस्ता है, तो इसीलिए खरीद लेते हैं। लेकिन जब वो कई हफ्तों तक नहीं चलता और बार बार उनकी बाइंग प्राइस से नीचे जाता रहता है, तो वो फिर फाइनली इससे निकल जाते हैं। तो इसको थोड़ा ऐसा समझते हैं कि इस एक्यूमुलेशन फेज में थियोरेटिकली क्या होता है। थियोरेटिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब भी प्राइस ज्यादा नीचे जाने लगती है तो यहाँ पे आप देखोगे अचानक से बाइंग आ जाती है। क्यों आ जाती है? बड़े बड़े वॉल्यूम बार्स आते हैं, क्योंकि कोई इसे और ज्यादा नीचे भी नहीं ले जाना चाहता, उनको एक पर्टिकुलर जोन में ही उसे एक्यूमुलेट करना है, ठीक है। और जब प्राइस, अगर आप देखोगे ये सब इन इन सारी जगहों पे ना एक बड़ी बड़ी वॉल्यूम बार्स दिखती है आपको। जब भी प्राइस ज्यादा नीचे गिरने लगता है तो वहां पे आपको दिखेगा कि कोई, जब मैं बड़ी वॉल्यूम बार की बात कर रहा हूँ तो ये रिटेल ट्रेडर नहीं होता है। रिटेल ट्रेडर बड़ी वॉल्यूम बार नहीं बना सकता है, वो बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करता है। तो कोई क्या कर रहा है, उसे और ज्यादा नीचे नहीं जाने दे रहा है, कोई इस प्राइस को वहां पे एक लेवल पे होल्ड करना चाह रहा है। अगर जब ये एक्यूमुलेशन फेज चल रहा होगा तो कई हफ्तों तक चलता है, तो आपको दिखेगा कि प्राइस जब भी नीचे जाने लगती है, बाइंग आके उसे स्टेबल कर दिया जाता है, ठीक है। और जब प्राइस ऊपर जाने लगती है, यानी ब्रेकआउट देने लगती है, तो आप देखोगे कि उन ब्रेकआउट्स में क्या होता है, वॉल्यूम नहीं होता। क्योंकि ये ब्रेकआउट क्या हो रहा है, रिटेल ट्रेडर की वजह से हो रहा है, जो कि यहाँ पे बाय कर रहा है, या इसने यहाँ पे जैसे ऊपर चलना, जब ये बड़ी क्वांटिटी में बाय किया, प्राइस ऊपर चला, रिटेल आ गया। रिटेल की हिम्मत ही नहीं है कि इसे यहाँ से ब्रेकआउट करवा दे, तो फिर वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बाहर निकलते जाता है। तो अगर आप अक्यूमुलेशन फेज में गौर से देखोगे, वॉल्यूम जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आइडेंटिफाई करने में चार्ट पैटर्न्स के मूवमेंट को, कि क्या हो रहा है वहां पे। तो अगर आप देखोगे कि जब एक्यूमुलेशन फेज होता है तो लोअर एजेस पे ज्यादा बाइंग आती है, लेकिन जो ऊपर वाले एजेस हैं बॉक्स के अंदर, जो ऊपर वाले एजेस हैं, जब ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही होती है, वहां पे लीस्ट सप्लाई पॉइंट्स होते हैं, बहुत कम सप्लाई हो रही होती है, ठीक है। वहां पे आपको बहुत वॉल्यूम कम देखेगा। दिस इज जस्ट अ सिम्टम। देखो, इसको ना बहुत आंखों को ट्रेन करना पड़ता है इस चीज को समझने के लिए। अभी हम चार्ट पे जाएंगे, बहुत सारे चार्ट देखेंगे जहां पे कि यू विल सी कि हम इन चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि चार्ट पे आप एग्जैक्टली ऐसी चीजें ढूंढने लगोगे तो हो सकता है आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ, ठीक है। तो धीरे धीरे आंखें ट्रेन होंगी, तब आपको समझ आएगा कि यहाँ अक्यूमुलेशन हो रहा है। इसको आप लोगों ने बहुत, जैसे बहुत लोग जानते हैं अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज, पढ़ा है उसके बारे में, आप समझते हैं कि इट्स नॉट दैट इजी, जैसा बुक में लिखा है वैसा नहीं होता है। आपको ओवरऑल चार्ट को समझना पड़ता है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि सपोज करो कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या कोई ट्रेडिंग कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट की डिमांड उन्होंने आइडेंटिफाई की कि इस प्रोडक्ट की काफी डिमांड है मार्केट में, लेकिन अगर वो नॉर्मल तरीके से ट्रेड करेंगे तो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, वो रिसर्च करती हैं कि एक काम करते हैं, मार्केट में कौन कौन सप्लायर हैं इसके, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसको कौन कौन सप्लाई कर रहा है मार्केट में। वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उन सब सप्लायर से वो प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देते हैं और अपनी एक इन्वेंट्री बिल्ड करने लग जाते हैं। जैसे कि स्टॉक्स में मैंने बताया, यहाँ पे भी क्या होता है, दे अगेन यूज दी मीडिया टू स्प्रेड
रूमर्स कि ये प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, एक दूसरा अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है या ये चाइनीज प्रोडक्ट है या व्हाटएवर। कोशिश क्या होती है कि जो सप्लायर्स हैं उनमें थोड़ा पैनिक आए और वो ये सोचे कि ठीक है जो खरीद रहा है उसे दे दो यार, इन्वेंट्री वरना पड़ी रह जाएगी, इसमें तो ऑलरेडी मतलब खराब न्यूज़ है, इसका फीडबैक अच्छा नहीं है, रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं, तो लोग क्या पता खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो औने-पौने में, सस्ते में अपनी इन्वेंट्री क्लियर करने लग जाते हैं। उस टाइम पे ये जो बड़ा ट्रेडर है, जो एक पूरी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है, वो इन सब से वो सारे खरीद लेता है प्रोडक्ट्स, एक इन्वेंटरी बिल्ड करता है। जैसा कि मैंने स्टॉक के कॉन्टेक्स्ट में बताया, नॉर्मल अगर आप ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे वहां पे भी ऐसा बहुत बार होता है कि कोई आदमी अक्यूमुलेट कर रहा है चीजों को, एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अक्यूमुलेट कर रहा है, धीरे धीरे वो ये चेक कर रहा है कि क्या मार्केट में और सप्लाई बची है। क्यों उसे चेक करना जरूरी है कि मार्केट में सप्लाई बची है? क्योंकि जिस दिन वो जब बेचना शुरू करेगा या जब वो थोड़ी सी भी डिमांड क्रिएट करेगा, वो नहीं चाहता है कि उसके अलावा कोई और भी सप्लायर हो, क्योंकि फिर उसका पूरा स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। अगर उसके जैसी क्वांटिटी में कोई और भी सप्लाई देने लग जाएगा तो फिर वो डिमांड को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ अकेला सप्लायर होना चाहता है। तो वो क्या करता है, जब उसकी इन्वेंट्री फुल हो जाती है तो उस वक्त उसे टेस्टिंग करनी होती है, क्योंकि अगर आप सोचो, अगर आप इसको प्लान कर रहे हो तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आपने करोड़ों का एक प्रोडक्ट की इन्वेंट्री बना दी, अब आप मीडिया में पॉजिटिव न्यूज़ स्प्रेड करना शुरू कर रहे हो कि ये तो सब रूमर्स थे पास्ट में, इन पे कुछ गवर्नेंस के इश्यूज थे, सब क्लियर हो गए हैं, अभी कोई गवर्नेंस का इश्यू नहीं है, इसकी यहाँ पे चाइना में डिमांड आ रही है या फिर इसकी मैक्सिको में डिमांड आ रही है। अचानक से रूमर्स फैलना शुरू होते हैं और इन रूमर्स को बनाया भी जाता है। बनाया भी मतलब जाता है कि क्या होता है, फेक डिमांड जनरेट की जाती हैं कि फेक ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसको तो मैक्सिको से ऑर्डर मिला है अभी इन्हें 2000 करोड़ का, या एक फैक्ट्री का लाइसेंस मिला है जो फैक्ट्री उन्होंने कभी खोलनी भी नहीं है, उन्होंने अप्लाई किया, लाइसेंस मिला, लेकिन क्या होता है, इस तरह की न्यूज़ बनाई जाती है ताकि फिर से लोगों का ध्यान आए कि यार ये प्रोडक्ट तो अच्छा था, हाँ, और ये पास्ट में किसी ने इसको वैल्यू नहीं दी और अब अचानक से मार्केट में प्रोडक्ट खत्म हो गया। बेसिकली क्या किया हमने, पहले सप्लाई को स्क्वीज कर दिया, यानी कि सबसे जो जो सप्लायर थे उन सबसे सप्लाई खुद एब्जॉर्ब कर ली। इस फेज में उस सप्लाई को हमने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर क्या किया, जैसे जैसे हमें पता चला कि सप्लाई खत्म हो गई और सप्लायर्स के पास माल बचा ही नहीं है, सिर्फ हम ही सबसे बड़े प्राइमरी सप्लायर हैं, 90% सप्लाई इन्वेंट्री हमारे पास है इस प्रोडक्ट की। अब हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव न्यूज़ क्रिएट करना शुरू कर रहे हैं मार्केट में, जिससे कि लोगों को धीरे-धीरे फिर से इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आए। इसको बोलते हैं डिमांड को जनरेट करना। यहाँ पे क्या होता है कि अचानक से प्राइस जो है उस प्रोडक्ट की अब शूट अप करेगी, बहुत तेज़ी से शूट अप करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि किसी के पास सप्लाई है ही नहीं और डिमांड अभी तक तो थी नहीं, क्योंकि धीरे-धीरे सप्लाई ऑब्जॉर्ब करके डिमांड भी खत्म हो गई, बेरिश न्यूज़ फैलाई, कोई डिमांड भी नहीं। अब अगर थोड़ी-सी भी डिमांड जनरेट होगी, ज़रा-सी भी डिमांड जनरेट होगी, तो क्या होगा, क्योंकि कोई और सप्लायर है नहीं तो प्राइस एकदम से शूट अप करेगी। यहाँ से एकदम से क्या होगा, एक ब्रेकआउट होगा इस जगह से, क्योंकि अब उनका इन्वेंट्री फुल हो चुकी है, उन्होंने मार्केट में माहौल बना दिया है फिर से और अकेले सप्लायर हैं। तो अब जो वो मांगेंगे उस प्राइस पे ही वो प्रोडक्ट बिकेगा। दिस इज कॉल्ड द वाइकॉफ थ्योरी और द एक्यूमुलेशन फेज को अगर हम थोड़ा डिटेल में समझें। मैं एक छोटा सा, अच्छा इससे पहले एक और चीज को समझते हैं कि टेस्ट ऑफ सप्लाई क्या होता है। देखिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, ये ऐसे नहीं खेलते हैं क्योंकि आपको कभी नहीं पता है कि और किसके पास कितना माल हो सकता है या कितने वीक हैंड्स अभी भी स्टॉक में हैं। जैसे अभी मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल दिया कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे पास ही 90% इन्वेंट्री है, और अब जब मैं फिर से पॉजिटिव न्यूज़ ला के डिमांड को क्रिएट करूंगा तो मैं अकेला सप्लायर होना चाहता हूँ, लेकिन पता चला जैसे ही डिमांड क्रिएट हुई कोई और मुझसे बड़ा सप्लायर आ गया और उसने सारी डिमांड खुद ही एब्जॉर्ब पूरी कर दी, तो मेरे पास मेरा इन्वेंट्री पड़ा ही रह जाएगा और मैं अपनी मनचाही रेट पे नहीं बेच पाऊंगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन बड़े ट्रेडर्स के लिए सप्लाई को टेस्ट करना। चार्ट पे कैसे देखते हैं, आप लोगों को आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको समझ आएगा कि सप्लाई टेस्ट कैसे होती है। बहुत सिंपल से एग्जांपल है सप्लाई को टेस्ट का,
जो कि अगर आप देखोगे क्या होता है जब ब्रेकआउट हुआ, अगर आप पिछले चार्ट पे जहाँ मैंने बताया ना कि एक्यूमुलेशन फेज का ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट से पहले वो लोग सप्लाई को टेस्ट करना चाहते हैं। तो सप्लाई को टेस्ट करने का मतलब क्या है, जैसे प्राइस ने बॉक्स से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे क्या होगा, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनेगी जो यहाँ ओपन होती है और फिर नीचे गिरना शुरू होती है। जितने भी वीक हैंड्स हैं, जो कि बड़ा गेम नहीं खेल रहे हैं, जो कि बहुत पेशेंस के साथ इस एक्यूमुलेशन जोन में अपने स्टॉक को लेके बैठे थे और अब स्टॉक ने थोड़ा सा चलना शुरू किया, 3 4 5% चलना शुरू किया, उन्होंने कहा अब गंगा नहा लो, 3 साल से स्टॉक को लेके बैठा हूँ, बेवजह पैसा भी फंसा पड़ा है, थोड़ा सा चलता है और जैसे ही वो थोड़ा सा गिरता है, वो कहते हैं अब पता नहीं है फिर से गिर जाएगा, कई बार चढ़ा है गिरा है, निकल जाओ। और वो लोग क्या करते हैं, 3 साल तक होल्ड करने के बाद भी कहते हैं ब्रेक इवन पे भी निकला तो गंगा नहा लिए, इससे तो बच गए। तो क्या होता है यहाँ पे, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है और फिर इवेंचुअली वो रेड कैंडल एक हैमर में कन्वर्ट हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान देने की, इसका वॉल्यूम, क्योंकि ये जो बेचने वाला है ना, ये सिर्फ रिटेल है, जिसके पास बहुत छोटी 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 क्वांटिटी है। वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो बड़ा प्लेयर है वो क्या करता है, एक सेलिंग का माहौल बनाता है। अचानक से वो सेल छोटी छोटी क्वांटिटी सेल करके देखता है कि पैनिक में बेचने वाले कौन है। जैसे ही पैनिक में बेचने वाले आते हैं, वो खुद बची हुई सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो किसी और, वो चाह रहा है कि जो पेड़ को एक बार जोर से और हिलाया जाए, क्या कुछ और पके हुए सेब लगे हैं इस पे, अगर पके हुए सेब हैं तो गिरा देते हैं उसे। तो एक बार फिर से यहाँ पे क्या कर रहा है, एक शेकआउट देता है, एक बड़ा सा शेकआउट होता है और जो रिटेल है वो घबरा जाता है, कहता है अरे बड़ी मुश्किल से तो स्टॉक चला था, एक बड़ी मारू बाजू टाइप की कैंडल खड़ी हो गई है, बेच दो इसे। हो सकता है अगर वीकली चार्ट पे देख रहे हो तो 3 4 दिन तक बड़ी कैंडल बनी हुई है और फ्राइडे को वापस उसका हैमर बन जाता है, और बहुत ही लो वॉल्यूम के साथ। लो वॉल्यूम की यहाँ पे इसलिए है क्योंकि बेचने वाला ना बड़ा प्लेयर नहीं है। अगर बेचने वाला बड़ा प्लेयर है, तो जो बड़ा गेम खेल रहा है उसको रोकना पड़ेगा अपनी पूरी स्ट्रेटजी को, और फिर वो क्या करेगा, स्टॉक को फिर से उस जोन में बहुत टाइम तक रखेगा, ताकि और जो बचे हुए बड़े प्लेयर हैं वो अपनी सारी सप्लाई निकाल दें और वो अकेला बड़ा सप्लायर बन जाए। ये अगर इस केस में अगर आप देखोगे, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत कम है, इसको हम बोलते हैं सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ सप्लाई। ये दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखोगे जहां पे कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इस कैंडल का। इस वॉल्यूम ज्यादा होने का क्या मतलब है कि बड़ी क्वांटिटी में कोई बेचने आ गया, इसका मतलब बहुत सारे पके हुए फ्रूट अभी भी हैं, और ये दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एग्जीक्यूट दिस स्ट्रेटेजी। आपको लग रहा होगा कि यार इतना तो भगा ही दिया, तो वो बड़ा प्लेयर तो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ ही चुका है, तो अगर एग्जीक्यूट कर दे और पूरा निकल जाए तो भी ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कई करोड़ों रुपए के शेयर्स की, 300 करोड़ 400 करोड़ की, वो लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो, और वो कई महीनों तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो खेल भी बहुत बड़ा खेलते हैं, वो खेल भी 10x और 20x और 50x का खेलते हैं। उनको इससे बहुत बड़ा पैसा बनाना होता है। वो आपके और मेरे जैसे 4% 5% वाले प्लेयर नहीं होते हैं। ठीक है। तो इसलिए दे वांट टू इंश्योर कि जब वो डिमांड जनरेट करेंगे, जब वो स्टॉक की डिमांड जनरेट करेंगे, तो वो अकेले ही सप्लायर हों, किसी और के पास सप्लाई करने को कुछ हो ही ना। अगर स्टॉक मार्केट की भाषा में मैं आपको समझाऊं कि अगर कोई शेयर अगर 100 रुपए पे है आज, ठीक है, और बहुत टाइम से 95 से 105 के बीच में ट्रेड कर रहा है, अब क्या हो गया, बहुत नेगेटिव रूमर्स भी हैं, नेगेटिव न्यूज़ है स्टॉक के बारे में, लोग जो फंसे हुए हैं वो फंसे हुए हैं, और कुछ ऐसे फंसे हुए हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो 5 साल से फंसे हुए हैं, वो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता ऊपर जाए ना जाए, वो लोग बेचते नहीं, वो भूल जाते हैं। ठीक है, कुछ वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि बस ब्रेक इवन पे आ जाए तो निकल जाऊं। तो जब ये फेज में धीरे धीरे जब सब लोग, जिन लोगों ने बेचना है वो सब जब बेच चुके होते हैं, उसके बाद जो बड़ा प्लेयर क्या करता है, कुछ मार्केट ऑर्डर प्लेस करने में से, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी में मार्केट ऑर्डर प्लेस करने हैं, या प्राइस को ऊपर लेके जाना है। प्राइस कैसे डिसाइड होती है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे, जिस प्राइस पे स्टॉक लास्ट टाइम ट्रेड हुआ है वही उसकी लेटेस्ट प्राइस बनती है। तो अगर 100 रुपए पे स्टॉक है और कोई सप्लायर है ही नहीं और कोई डिमांड भी नहीं है, आप देखोगे वॉल्यूम एकदम ड्राई हो जाता है, ना कोई सप्लाई है ना कोई डिमांड है। वहां पे ये बड़ा प्लेयर क्या करता है, थोड़ी सी डिमांड जनरेट करता है, यानी कि खुद ही मार्केट में थोड़े से मार्केट ऑर्डर्स डालता है। और वो मार्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़ी गैप पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होते हैं।
बहुत थोड़ी-सी डिमांड जनरेट करके ही प्राइस को 30% 40% भगाया जा सकता है। क्योंकि कोई और सप्लायर है ही नहीं, सप्लाई देने वाला भी यही है। ये अपना 5% स्टॉक को सप्लाई डिमांड जनरेट करके सप्लाई करेगा और उसे 30% भगा देगा और वहाँ पे वो अपना 20% निकाल देगा। फिर वो थोड़ा-सा और एक्युमुलेट करेगा और देखेगा कि इसे और ऊपर लेके जाना है, तो वो कौन से लोग हैं जिनको कि और सप्लाई जिनके पास है, जिनको कि निकल जाना है 5-10% पे, वो उन लोगों को फिर से थोड़ा-सा शेकआउट देगा। वो अपनी सप्लाई उसे दे देंगे, फिर वो उसे 30% और बढ़ाएगा। इसको मैं एक अ, प्रॉपर एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ, स्टॉक मार्केट के एग्ज़ाम्पल के साथ। इस जो अभी तक हमने समझा ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पूरे कोर्स की, ये पूरी स्ट्रैटेजी की फाउंडेशन यही है। इसी से हमें चार्ट को रीड करना आएगा कि वाइकॉफ थ्योरी या कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी पे कैसे हम ट्रेड लेते हैं। वहाँ हम ट्रेड कैसे लेते हैं वो हम आगे सीखेंगे, बट पहले इस फाउंडेशन को समझना बहुत जरूरी। फाउंडेशनल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से वही चीज है, एक प्राइस स्टॉक को नीचे गिर रहा है, बुरी तरह से नीचे गिर रहा है, उसके बाद वो एक अक्यूमुलेशन फेज में आता है। फिर क्या होता है अक्यूमुलेशन फेज में, यहाँ पे उसका बाइंग क्लाइमैक्स आता है। ये क्या होता है, ये आप बाइंग क्लाइमैक्स या वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस एक पूरा कॉन्सेप्ट है। मैं एक बुक अभी आपको बताऊंगा, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो दूसरी चीजें पढ़ सकते हैं। बट हम यहाँ पे वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस नहीं समझ रहे हैं, बट पूरा वाइकॉफ लॉजिक को समझने के लिए समझो कि बाइंग क्लाइमैक्स का मतलब है कि उसकी इन्वेंट्री फुल हो गई है। वो जो बड़ा ट्रेडर है, उसने जितना बाय करना था बाय कर चुका है, उसका क्लाइमैक्स आ गया, अब उसे और बाय नहीं करना, अब उसे ब्रेकआउट करवाना है। तो जब वो ब्रेकआउट करवाएगा, उससे पहले वो क्या करेगा, टेस्ट ऑफ सप्लाई करेगा। पहले वो क्या करेगा, थोड़ा सा ब्रेकआउट देगा और उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी सी हैमर बनाएगा जो कि बहुत लो वॉल्यूम के साथ होगी। अगर उसकी टेस्ट, दैट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ सप्लाई, वो चेक कर रहा है कि कोई और सप्लायर तो नहीं है। अगर कोई और सप्लायर नहीं है तो फिर वो उसका ब्रेकआउट होगा और वो जो हमने समझा कि मार्कअप मार्कअप जोन होगा उसका। उसके बाद फिर से एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा जहाँ की उसका टारगेट आ चुका है। वो 6 महीने भी लगा सकता है यहाँ तक जाने में, 3 महीने में भी जा सकता है, जो भी उसका प्लान है। जब उसका प्लान उसे एग्जीक्यूट करना है तो फिर से एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा और वहां पे फिर से क्या होगा, एक सेलिंग क्लाइमेक्स आएगा। यहाँ पे इस बार बिल्कुल इसका उल्टा होगा, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर एक इल्यूजन क्रिएट करके रखना चाहता है कि ये अभी भी बुलिश मोमेंटम में है स्टॉक, ताकि रिटेल ट्रेडर खरीदता रहे इसे और वो धीरे धीरे से बेचता रहे। तो वो ये यहाँ पे एक इल्यूजन, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फेज, वो इल्यूजन को बना के रखना चाहता है। लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे उसका सेलिंग क्लाइमेक्स आ जाता है कि जितना उसे बेचना है, अब ये लास्ट फेज है, एक मोटी क्वांटिटी में बेच के निकलेगा वो। तो वहाँ पे वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की थ्योरी में कुछ सिम्टम्स होते हैं कि आप कैसे उसे चेक करते हो। लेकिन एक सेलिंग क्लाइमेक्स आया, उसके बाद टेस्ट ऑफ डिमांड होता है। जब हम बाय करते हैं तो हम टेस्ट ऑफ सप्लाई करते हैं। जब हम बाय करते हैं, सर ये वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा कोर्स का पीरियड ही कम पड़ेगा। लेकिन ये इस स्ट्रेटेजी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये आपको आना चाहिए। अगर आप वाकई में ट्रेडिंग को लेके थोड़ा सीरियस हो तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न द बेसिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अभी जो स्ट्रेटेजी सीखेंगे अगले 3-4 दिनों में, उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि आप सेलिंग क्लाइमेक्स को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि हम वहां तक वेट करने वाले नहीं। मैं अभी इसी स्क्रीन पे आपको बताऊंगा कि हम कहाँ पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो सेलिंग क्लाइमेक्स आएगा, फिर वो टेस्ट ऑफ डिमांड करेगा। सेलिंग क्लाइमेक्स आएगा, फिर वो टेस्ट ऑफ डिमांड करेगा। जैसे यहाँ पे टेस्ट ऑफ सप्लाई कर रहा, तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिमांड करेगा और स्टॉक गिरेगा। हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन्स हैं वो ये हैं। अगर आप गौर से देखोगे, ये जो 3 मैंने लाइंस खींची ना, इसको हम बोलते हैं हमारे टारगेट एरियाज। हम कहाँ ट्रेड करेंगे, हम कौन से चार्ट में कौन सी जगह पे एंट्री ढूंढेंगे, ये हैं वो एरियाज जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो, टारगेट एरियाज। दीज आर द एरियाज वेयर वी विल बी फोकसिंग, दीज आर द एरियाज दैट वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑन द चार्ट। हम चार्ट पे इन एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे। ये एरियाज क्या है, अगर आप गौर से देखोगे, अक्यूमुलेशन फेज जोन हुआ, उसके बाद स्टॉक 20-25% भाग गया, 30% भाग गया, टेस्ट ऑफ सप्लाई हो गई उसकी, निकल गया ना। हमें बाइंग क्लाइमेक्स से मतलब है, ना हमें टेस्ट ऑफ सप्लाई से मतलब है। हमने देखा कि स्टॉक का ब्रेकआउट हो गया, एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो गया। उस आदमी को, और ये इतना वो 20-30% के लिए नहीं खेल रहा गेम,
ये जो बड़ा प्लेयर है ना, जैसा कि मैंने बताया कि वो रिटेल ट्रेडर नहीं है जो 20-30% के लिए खेल रहा है। दिस प्लेयर इज प्लेइंग द गेम फॉर 200%, 300%, 500%। वो यहाँ पे जब ऊपर जाने लगता है तो क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे ये लोग, जब ये ब्रेकआउट आए ना, बहुत सारे रिटेल के लोग घुस जाएंगे इसमें। ठीक है ना, क्योंकि एकदम से क्या होगा, ट्विटर पे एक स्टॉर्म आ जाएगा, इसमें ब्रेकआउट, मैंने कल 1000 स्टॉक स्कैन किए हैं, उसमें से ये ब्रेकआउट हुए हैं या ये ब्रेकआउट होने वाले हैं। बहुत सारे लोग, रिटेल के लोग घुस जाएंगे यहाँ पे, और फिर वो जैसे ही 10% 15% ऊपर जाएगा, वो रिटेल के लोग बेचना शुरू कर देंगे। और इस फेज में फिर से ये आदमी, जो बड़ा आदमी है, कहेगा अच्छा जिसको बेचना है एक काम करो, एक बार में सब मुझे दे दो, जिसको भी निकलना है लाओ मुझे दे दो। और वो फिर से सारी सप्लाई को यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा ना, तो इसे ऊपर लेके नहीं जा पाएंगे, लोग बार बार बेचने के लिए आते रहेंगे। तो वो सारी सप्लाई को यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा। तो ये हमारे वीसीपी पैटर्न का एक हिस्सा बनेगा। अगर आप समझोगे कि हमारा पहला बेस ये बनता है, दूसरा यहाँ बनेगा और तीसरा यहाँ बनेगा, इसको हम तीसरा चौथा भी मैं वीसीपी के बारे में बताऊंगा। बट अगर आप वीसीपी के कॉन्टेक्स्ट में समझो कि एक बेस बनता है हमारा, उसके बाद एक बेस बनता है और तीसरा बहुत छोटा है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एकदम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई देने वाले भी बहुत कम है जो अभी अभी घुसे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि वॉल्यूम खत्म हो जाता है, वॉल्यूम ड्राई अप हो जाता है, वोलेटिलिटी खत्म हो जाती है, प्राइस का मूवमेंट खत्म हो जाता है, और ये जो रिटेल ट्रेडर जो यहाँ घुसे थे ब्रेकआउट में, वो सब यहाँ पे धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में निकल जाते हैं। कुछ लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में निकल जाते हैं इंतजार करके, और कुछ लोग निकलते हैं, अगर कुछ लोग बड़े ढीठ होते हैं वो नहीं निकलते हैं, है ना, उनको लगता है नहीं यार दीपक नाइट्रेट तो फंडामेंटल भी बहुत अच्छा स्टॉक है, या आईआरसीटीसी तो मोनोपोली वाला स्टॉक है, मैं तो इसे रखूंगा। तो वो लोग क्या करते हैं ना, बड़े लोग, अगर उन्हें पता चल रहा है कि अभी भी बहुत लोग निकले नहीं हैं जो यहाँ घुसे थे, वो क्या करते हैं, शेकआउट देते हैं। शेकआउट क्या होता है, एक अचानक से पैनिक जैसी सिचुएशन आती है, कई बार वो लोग कोई बैड न्यूज के साथ चेकआउट देते हैं, या फिर वैसे ही गिरा देते हैं स्टॉक को। एक बड़ी मारू बाजू टाइप की कैंडल आएगी, और वो सारे ब्रेकआउट्स के जो पॉइंट्स हैं उनके नीचे तक जाएगी, और वहां पे सबकी सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर वो वापस चलना स्टार्ट होगा। हम ये सब देखेंगे चार्ट में ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। बट जो मेन पॉइंट है इस पूरी कोर्स को, इस पूरी स्ट्रेटेजी का, वो ये है कि हम इन एरियाज पे फोकस करेंगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि टेस्ट ऑफ सप्लाई एंड बाइंग कॉम्प्लेक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू और फॉर अस इन दिस कोर्स, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जब ये सब हो जाए और जब गाड़ी चल पड़ी है, तो हम उस गाड़ी में घुसे। और ये जब ये ऐसा होगा ना, अब आपको लग रहा होगा कि यार हमने तो ये इसको मिस कर दिया, इतना बड़ा मूव हम मिस कर जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी बॉटम को पकड़ना और टॉप को पकड़ना किसी के बस की बात नहीं है, कोई भी नहीं पकड़ पाता, बार बार ट्रैप होंगे, आपको लगेगा ऐसा। लेकिन अगर आप इस फेज को भी पकड़ लेना, तो मार्क मिनर्विनी जैसे लोग जो है ना, या बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं, वो सब भी सिर्फ इस फेज में ही काम करते हैं, एंड दैट इज गुड इनफ फॉर अस टू मेक डिसेंट मनी। कभी ये जो है ना, जो बॉटम पकड़ना है, बॉटम पकड़ते वो लोग हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो खुद बॉटम बनाते हैं। हमें नहीं पता वो बॉटम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जब पूरी श्योरिटी हो जाए कि उनका बॉटम बन गया है, उनका टेस्ट ऑफ सप्लाई हो गया और फिर ब्रेकआउट हो रहा है, हम अब पूरे कंफर्मेशन के बाद, क्योंकि हमें पता है कि वो बड़ा प्लेयर है, उसने बड़ी क्वांटिटी में बाई किया हुआ, वो इतना जल्दी नहीं निकलेगा, तो हम उस बस को, जब वो बस स्टॉप से निकल चुके हैं, उसके बाद उसमें भाग के बैठ जाएंगे। हमारा वो काम है, और हम इन एरियाज को ट्रेड करेंगे। हमारे लिए ये वो जोन है जहां पे हम प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है। तो मैं एना कॉलिंग की बुक आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। दो वर्जन है इसके, वर्जन 1, वर्जन 2 थोड़ा और ज्यादा रिफाइंड है, बट डोंट लिमिट योर सेल्फ टू दिस बुक ओनली। लेकिन वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी होंगे, बट दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक बुक ऑन वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अमेजोन पे अवेलेबल है। अगर आप चाहोगे तो मैं अपना एसोसिएट लिंक अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। इसके अलावा एक और बुक आप सबको पढ़नी चाहिए, वो मार्क डगलस की बुक है, जिसका नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। मेरी वन ऑफ माय वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स है ट्रेडिंग इन द जोन, जो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाएगी। जो अभी हमने सबने डिस्कस किया ना, वो तो टेक्निकल पार्ट हो गया। सामने ट्रेड खड़ा है, उसके बाद भी आप ट्रेड नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपके पहले दो स्टॉप लॉस हो चुके हैं।
ठीक है? ये यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने अगर खुद रिसर्च करके एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, जिसको कई घंटों तक 1000 घंटों तक आपने वैसे चार्ट्स नहीं देखे हैं, तो आपका कन्विक्शन कभी भी उस स्ट्रेटेजी में नहीं आएगा। चाहे मैं बता दूं या अपने रिचर्ड डेनिस टर्टल ट्रेडिंग वाले बता दें या डार्वस बॉक्स वाले निकोलस डार्वस आके बता दें, हम ये सब स्ट्रेटेजीज आज नहीं कई सालों से है, ठीक है, कई दशकों से हैं और बहुत सक्सेसफुली काम करती हैं, लेकिन हम इन पे ट्रेड करके पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि क्या होता है, इनमें जैसे ही 2 स्टॉप लॉस लगते हैं, हमारा इस स्ट्रेटेजी से भरोसा उठ जाता है। हमें लगता है यार ये तो नहीं चलती, पर ये सब चलती है। कई बार आप गलत रीड करोगे, कई बार बड़ा प्लेयर का दूसरा प्लान है, वो कह रहा है थोड़ा और एक्यूमुलेट करूंगा या फिर और शेकआउट दूंगा। कई बार ऐसा होगा कि आपके स्टॉप लॉस लगेंगे, लेकिन हमें जो इस चीज पे प्रैक्टिस करना है कि अगर मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है, मैंने इसके पास के 1000 चार्ट ब्रेकआउट्स को रीड किया, देखा है कि इट वर्क्स, तो मैं 2 स्टॉप लॉस लगने के बाद तीसरा ट्रेड लेने से कभी नहीं डरूंगा। एंड वो चीज़ है जो ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है, जो आपको हमेशा मतलब आपको बिल्ड करनी होती है। ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, मैं कितना भी बोलूं। हमारा जो पैसे को लेके प्यार है, लगाव है ना, वो हमें तीसरा ट्रेड लेने ही नहीं देता। हम इतना डर जाते हैं, और फिर जब वो तीसरा ट्रेड चल जाता है, तो हम जो कि बाहर खड़े रह गए कि यार ये तो चल गया, ये तो मैंने लिया ही नहीं, हम चौथा लेते हैं और वहां फिर से फंस जाते हैं, क्योंकि अब हम फोमो में घुस रहे हैं। तो इसलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मार्क डगलस की, जिसका नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। बट ये 2 बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ कि ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा तो बहुत सारी बुक्स हैं टेक्निकल एनालिसिस की, जो आप पढ़ सकते हो।